12 जून को हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और हम सबको पता है कि ये बजट आईएमएफ की जो फ्रेमवर्क है उसमें रहते हुए बनेगा। कल जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा, अली परवेज मलिक ने ये कहा कि जो बजट है ये आईएमएफ के फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। अब आईएमएफ दो अहम मामलात पर बार बार इस्लाहात पर जोर दे रही है। एक ये कि टैक्स में इस्लाहात लाई जाए, दूसरी एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात लाई जाए। और ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स टारगेट अगले साल के लिए रखा जाएगा वो 12,900 अरब रुपए होगा, यानी कि जो रवा साल टैक्स कलेक्शन होगी उससे 40% ज्यादा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे या जो एग्जेम्पशंस मुख्तलिफ सेक्टर्स को दी गई हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक अहम सवाल ये है कि जब ये टैक्सेस लगेंगे क्या ये मुनसिफाना तरीके से लगेंगे, तमाम सेक्टर्स पर इक्वल बर्डन होगा, या जो टैक्स पेयर पहले से ही हैं, जो डॉक्यूमेंटेड तबका है, उसी पे मजीद बोझ बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से एमकेआर फाउंडेशन की जो कैंपेन इस वक्त जारी है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस वक्त जो टैक्स का निज़ाम है वो गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि पूरे मुल्क के रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े बड़े स्टोर्स मिलाकर भी सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो जीडीपी का 18% होने पर भी 61% टैक्स देता है। यही हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो मुल्क की जीडीपी का 6% है, लेकिन हम इससे 0.3% से भी कम टैक्स जमा कर पाते हैं। इसकी एक और मिसाल हमारा ज़राई शोबा है जो मईशत का 23% है, लेकिन वहाँ से सिर्फ 0.2% टैक्स ही हासिल हो पाता है। दूसरी जानिब बैंक्स और इंश्योरेंस इदारे हैं जो मईशत का 2% होने के बावजूद मजमूई टैक्स का 14% हिस्सा देते हैं, जबकि होलसेल रिटेल सेक्टर हमारी मईशत का 18% हिस्सा रखने के बावजूद हमारे मजमूई टैक्स में 6% हिस्सा ही डालता है। अब इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। इसलिए जाती, कारोबारी और सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। ये रिपोर्ट देख के आपको अंदाजा हुआ होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है किस हद तक गैर मुनसिफाना है। अब इस बजट में हुकूमत इसको मुनसिफाना बनाने के लिए क्या इस्लाहात करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अली परवेज मलिक ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी कल ये कहा कि IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए हमें ये बजट तैयार करना है और इसके बाद ही यकीनन IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को मिल सकेगा। 12,900 अरब रुपए के टैक्स की बात हो रही है, यानी कि पाकिस्तान को 2,000 अरब रुपए के या तो नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे या एग्जेम्पशंस खत्म करनी पड़ेंगी। हुकूमत ने इस हवाले से क्या फैसला किया अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो पहले आपके सामने पेश कर देता हूँ और बिल्कुल आपके एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा। देखें, अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जो बिगाड़ आया था ना, वो कहाँ से शुरू हुआ, इस चीज़ को एक सेकंड के लिए समझने की कोशिश करें कि जब PDM की हुकूमत जब कायम हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जब अनफंडेड फ्यूल सब्सिडीज दे के पाकिस्तान की IMF की रिलेशनशिप को टॉर्पीडो किया था, तो वहाँ पे ये बीज जो डिस्ट्रस्ट के आज हमारे सामने एक यहाँ पे बिल्कुल एक दरख्त की तरह सामने उमंड के हमारे सामने खड़े हैं, ये वहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई थी। और उसके बाद आपके जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो वल्नरेबिलिटीज थी वो मेरे से ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं कि हमें किस तरह से तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर सालाना का इंतज़ाम करना होता है। एंड विदाउट दैट क्लीन बिल ऑफ हेल्थ फ्रॉम IMF वो किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुश्किल होता है फाइनेंस करना। तो मैं आपको ये अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने पहले वो आइडियलिज्म के अंदर रहते हुए जिस तरह दोस्त बात करते हैं कि जी हम IMF अगर ना हो तो क्या होता है, आपने कम से कम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए जो हमारी जो हकीकतें हैं उनको सामने रखते हुए पॉलिसी डायरेक्शन की बात कर रही हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे क्लियरली बात करता हूँ कि हमने IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो भी हमारे पास उसको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को रीओरिएंटेट करना होगा, रिकैलिब्रेट करना होगा कि हमने किस सेगमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है और किस सेगमेंट को डॉक्यूमेंटेशन में लाना है या कहाँ पे टैक्सेशन मेजर्स लेके आने हैं,
ये वो पॉलिसी डायरेक्शन है, ये वो पॉलिसी गाइडलाइन है जो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दी हुई है। और जो आईएमएफ के साथ जो टारगेट की आपने बात की, वो बिल्कुल चाहे 40% हो, 35% हो, 30% हो, आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट टू थिंग्स। एक तो ये है कि एफबीआर ने पिछले साल भी, या ये जो साल एंड हो रहा है, इसके अंदर भी तकरीबन ओवर 30% ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज उन्होंने दिखाई है। अब उसके बाद जो नेगोशिएशंस आईएमएफ के साथ चल रही थी, मुझे यकीन है कि उन दोस्तों ने जो एंगेज थे, क्योंकि मेरी इंडक्शन कैबिनेट में थोड़ी सी बाद में हुई, उन्होंने भरपूर अंदाज के अंदर निगोशिएट करने की कोशिश की होगी। उन्होंने उनको बताने की कोशिश की होगी कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़े फ्रंट्स के ऊपर स्ट्रगल कर रही है, तो इसको ट्रांजिशन करके हमें आहिस्ता आहिस्ता टैक्सेशन की जो हमारी शरह है विज़ जीडीपी, उसको बढ़ाने की स्पेस दी जाए। बट जो नंबर भी उनके साथ लॉक होगा आईएमएफ के अंदर, वो आपके सामने आ जाएगा। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट आउट ऑफ चॉइस, इट इज आउट ऑफ कंपल्शन दैट वी हैव टू वर्क। लेकिन आईएमएफ इस हवाले से बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि हम टारगेट जरूर देते हैं कि 10% टैक्स टू जीडीपी होना चाहिए, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ब्रॉड बेस हो। लेकिन अगर हुकूमत ये कहे कि हम ब्रॉड बेस के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो ब्रॉड बेस ना करे, तो फिर आईएमएफ यही कहेगा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, आप उन्हीं पे बोझ डालें। तो अब ये तो हुकूमत पाकिस्तान पे है ना कि वो कहां पे टैक्स अप्लाई करता है। बिल्कुल सही, मैं इसीलिए आ रहा था, जो मैंने आपसे बात की कि इकोनॉमिक पॉलिसी को आपने रीओरिएंटेट किस तरह करना है, रिकैलिब्रेट किस तरह करना है, ये मकामी हुकूमत के हाथ के अंदर है। और जो आपने जो टैक्सेशन इंक्रीज की, रेवेन्यू इंक्रीज की बात की, इसमें देखें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ की वजह से ऑटोनमस इंक्रीज आएगी, और उसके बाद जो गैप रह जाएगा वो आपको इन्फोर्समेंट से या पॉलिसी एक्शन से कवर करना होगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो 70 साल की तारीख है, उसके अंदर हमने इन्फोर्समेंट करके अपनी टैक्स बेस को अनफॉर्चुनेटली ब्रॉडन नहीं किया। तो इसलिए वहां पे वो डिस्ट्रस्ट जिसको कपल किया इमरान खान साहब के उस गैर जिम्मेदाराना फैसले ने, जब उन्होंने फ्यूल सब्सिडीज दी, तो उसकी वजह से हमारे लिए उनको इस चीज पे कायल करना कि हम वाइडन करेंगे कतरे कदे मुश्किल है। इसलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर आपको इन्फोर्समेंट के एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। पर मैं आपसे 2-3 गुजारिशात शहजाद साहब यहाँ पे कर दूं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज वेरी क्लियर, उनके जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, उनके जो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर रिन्यूएबल्स इज हाई अप ऑन हिज प्रायोरिटी लिस्ट, जिसके अंदर वल्नरेबल सेगमेंट्स की प्रोटेक्शन, चाहे वो आपके बिजली के शोबे के थ्रू हो, चाहे वो टैक्सेशन के जरिए हो, चाहे सैलरीज की टैक्सेशन के जरिए हो, दैट विल बी हाई ऑन प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि हम उनको शील्ड किया जा सके। और इसके बाद जो दूसरी तीसरी प्रिंसिपल जो होगा वो ये होगा, देयर विल बी नो होली काउज एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम which are in the purview of FBR, के उनको हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके आए। अगर कोई चीज FBR के परव्यू में नहीं है तो हम उसको तो नहीं लेके आ सकते। मैं आपसे कुछ 2-3 इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। आपको एक बात कंक्लूड कर दूं। एंड द थर्ड विल बी कि हम कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, जिसके अंदर लोग यहाँ पे स्टॉप फाइलर बनते हैं, कोई एक ट्रांजैक्शन करने के लिए फाइलर बनते हैं और स्केप कर जाते हैं, या नॉन फाइलर्स करके टैक्स देते हैं, that cost is also going to increase, and now you will see a concerted action के उनकी जो डेटा है, उनकी जो लाइफस्टाइल्स हैं, उनको मैप करके जो हमारे डीजी ब्रॉडनिंग है एफबीआर के अंदर, एक पूरा डायरेक्टोरेट है, उसके थ्रू उनके पीछे भी फॉलो अप करके हम ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ यू कैन टेक मी टू व्हिचएवर क्वेश्चन यू वांट। आई होप ऐसा हो, क्योंकि हमने तो माजी में इसहाक डार साहब ने विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था इसी इंटेंशन को कि जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फाइलर बनेंगे, उस तरीके से उसके नताइज आए नहीं। और जो फॉलो वाली बात है ये भी माजी में हो चुकी है, आई होप इस पर इंप्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चन से पहले, क्योंकि आपने 2 मरतबा जिक्र किया कि इमरान खान की हुकूमत जो करके गई थी, बिल्कुल उसका जिक्र आईएमएफ ने खुद अपनी रिपोर्ट में भी किया है। लेकिन आईएमएफ ने बाद में ये भी कहा कि जब इसहाक डार के टाइम पर 6 से 7 महीने का डिले हुआ आईएमएफ प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने में, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब वो प्रोग्राम बहाल कर चुके थे, उस वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है और वो आप ही की जमात के फाइनेंस मिनिस्टर थे। बट इस पर तो चले माजी की बात हो गई। स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इस मरतबा टैक्स ब्रॉड बेस करने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर है उसी पे बोझ आएगा? क्योंकि आज साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने कॉलम में ये लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज मिस्ड द बोट। उनको चाहिए था पहले एंगेज करे प्रोविंसेस को टैक्सेस बढ़ाने के लिए, एनएफसी को रिविजिट करने की बात होनी चाहिए थी, ये नहीं हो रहा। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी पे बोझ बढ़ाया जाएगा।
देखिए, मैं किसी आइडियलिज़्म के अंदर शहज़ाद साहब नहीं जा रहा, मैं आपको बिल्कुल इन सारी चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। हुँ, हमें स्विफ्टली आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ पहले जाना चाहिए था, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट और तारीख़ उसके ऊपर अपना फ़ैसला दे चुकी है। किसका हुँ, क्या रोल था, मुझे सही। मालूम है और आपको भी मालूम है और उसके बाद शहबाज़ शरीफ साहब ने जिस तरह से उस सिचुएशन को सैल्वेज किया, मेरे ख़्याल से वो भी तारीख़ ने लिख लिया हुआ है। अब जहाँ तक आपने कहा कि हमने विद होल्डिंग टैक्सेस को पहले इम्पोज़ करके उसके बाद अपनी बेस को ब्रॉडन नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 70 साल के अंदर हमने विद होल्डिंग टैक्सेस को एज़ अ रेवेन्यू स्पिनर के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने उस डेटा को जो उस विद होल्डिंग टैक्स से हमें आया जी, और किसी बंदे ने आगे अपनी रिटर्न जमा करवा के क्लेम नहीं किया, उस डेटा को हमने उस तरह से इस्तेमाल करके उसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश नहीं की एंड दैट इज़ वेयर मैं आपको लैक ऑफ एनफोर्समेंट की बात कर रहा था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर रखे इस हुकूमत को ये बजट खैर खैरियत से पास हो तो आपको एक कंसर्टेड एफर्ट नजर आएगा। अब जो एनएफसी की रीनेगोशिएशन और उसके ऊपर बात हो रही है, आप मुझे बताएं आपको सियासत के ऊपर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है। क्या आज हुकूमत के पास उस किस्म के नंबर्स मौजूद है कि आप एनएफसी की बहस को दोबारा खोल लें या आपको एक फिस्कल पैक्ट की तरफ जिसके जिसके अंदर सूबों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए आप अपनी कॉस्ट शेयरिंग की बात करें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो खर्चे जो यहाँ पे आपकी वफाकी हुकूमत कर रही है, चाहे वो सूद जी। के खर्चे हों, चाहे वो डिफेंस के खर्चे हों, वो इस्लामाबाद के तो नहीं है ना, वो पूरे पाकिस्तान के हैं। तो आई थिंक द डिस्कशन शुड बी कि आपने ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, ये जो इम्बैलेंस है, इसको कैलिब्रेट कैसे करना है। अगर आप आज एनएफसी की बहस खोलना चाहते हैं, आई एम श्योर मिफ्ता साहब की अच्छी इंटेंशन होगी, तो डू यू थिंक समथिंग विल कम आउट ऑफ इट और नॉट? आई लीव दैट टू योर बेटर नहीं, जजमेंट ये बट बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। आप हम इसको एक अच्छे अंदाज में आगे ले जाके एक फिस्कल पैक्ट कोशिश करेंगे कि सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान कायम करें अली साहब जिसके अंदर ये एक्सपेंडिचर शेयरिंग एंड कुछ ना कुछ बैलेंस लेके आए और ये सूबों इंपॉर्टेंट को बात भी है ये क्योंकि जो एक आईएमएफ भी चाहता है कि एक नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो साइन हो बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो इसमें ज़रा बताइएगा, ये बात ठीक है एनएफसी के लिए तो बड़ी एक डिबेट चाहिए, वो तो इस वक्त नहीं हो रही है, लेकिन क्या डिसाइड किया है? प्रोविंसेस पे कुछ अखराजात ट्रांसफ़र किए जाएंगे जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या दीगर सब्सिडीज़ हैं, उसका बोझ उठाए प्रोविंसेस, या प्रोविंसेस से ये कहा जाएगा कि आप अपनी जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज करें? क्या होने जा रहा है इस बजट में, इस नेशनल फिस्कल देखिए पैक्ट में? साहब साहब, गुजारिश गुजारिश इस तरह से है कि पहले तो हमें ये जो इंटरेस्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ये जो परवर्स इंसेंटिव है ना कि सूबे जो हैं वो अपने लिए उनको आमदनी जनरेट करने का शायद उस किस्म का प्रेशर नहीं है क्योंकि उनको वफाकी हुकूमत से खर्चा आ जाता है और पैसे आ जाते हैं और उसके बाद बहुत सी जिम्मेदारियां हम्म, आपकी देखें सोशल प्रोटेक्शन की बिस भी सारी की सारी एलोकेशन फेडरल गवर्नमेंट में है। ये सारी क्योंकि प्रेशर सूबों के पास नहीं है तो शायद उन्होंने उस किस्म की रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर फोकस ही नहीं किया जो उनको करना चाहिए। जिस किस्म की आपको एफर्ट इंडिया में नजर आती है उनके स्टेट्स के अंदर जहां पे 5-5 6-6% ऑफ देयर जीडीपी सूबे अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं, हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली इट इज 1%। तो ये जो आईएमएफ का जो आगे एग्रीमेंट होगा वो तो आपको विद टाइम बिल्कुल सामने आ जाएगा। बट मैं आपको एक तरफ एक सेकंड के लिए एसपीए की तरफ आपका निशानदेही करता हूँ या उससे पहले वाले आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ करता हूँ। मुझे बताएं जब आप प्रोविंशियल सरप्लसेस को आप वहां पे अपने इक्वेशन के अंदर कैलिब्रेट करते हैं तो क्या इज इट नॉट अ सॉर्ट ऑफ फिस्कल पैक्ट दैट यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग? अदरवाइज तो आपको प्रोविंशियल सरप्लसेस की जरूरत नहीं है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा द पैक्ट इज ऑलरेडी देयर, यू जस्ट नीड टू सही। डेवलप मैं लेकिन कंसेंसस एंड मैं टेक चाह इट रहा हूँ कि फॉरवर्ड। अली साहब कुछ मुझे ज़रा स्पेसिफिक्स बताएं ना, क्योंकि कल जो ब्रीफिंग दी गई पार्लियामेंटेरियंस को जिसमें आपके इत्तेहादी भी थे और आप भी उस ब्रीफिंग में थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने चाइना से ज्वाइन किया था, तो आपने पीपल्स पार्टी को खासतौर पर कन्विंस कर लिया है कुछ बर्डन जो है वो सूबों पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कुछ अखराजात उनको उठाने पे। ऑब्वियसली एक साल के अंदर अंदर वो अपना टैक्स बेस फौरी तो नहीं बढ़ा सकते, तो इस पर कोई इत्तेफाक राय हुआ है नहीं हुआ है? गुजारिश ये है कि मैंने आपसे कहा कि पिछले आईएमएफ प्रोग्राम्स के अंदर प्रोविंशियल सरप्लसेस अपने हर सूबे देते थे ना, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फिस्कल पैक्ट दैट इज ऑलरेडी देयर। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि जी सूबों ने क्या खर्चे उठाने की बात की या वफाक अपने खर्चे किस तरह से शेड करेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का बोझ हल्का करना है। उसके अंदर आप गवर्नमेंट को ट्रिम होता भी फेडरल गवर्नमेंट को देखेंगे और एक ये कॉन्शियस एफर्ट कि हम सूबों की मशावरत के साथ उनको एहसास दिलाएं कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जाएगा एंड एनईसी की मीटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर विल स्टीयर दिस प्रोसेस हिमसेल्फ।
बिकॉज जिस तरह से ये मुल्क 70-80 साल से चलता रहा है उस तरह से तो आगे चल नहीं सकता। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, जस्ट बी ए लिटिल पेशेंट। आपको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वफाक के अंदर भी ये सीरियसनेस है, सूबों के अंदर भी ये सीरियसनेस है। काश वहां पे केपीके की हुकूमत सिर्फ वफाकी हुकूमत के बजट का इंतजार करती और उसके बाद अपना बजट लेआउट करती और रियासत के मफाद के अंदर, छोटी सियासत के लिए नहीं, रियासत की मफाद के अंदर सबके साथ मिलके जो हमारे लोग जो तकलीफ के अंदर हैं, जो हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए मिलके शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। अब अली परवेज मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो सैलरी तबका है, क्योंकि उनका टैक्स एट सोर्स कट जाता है, वो टैक्स अपना चोरी नहीं कर सकते, क्या उन पे मजीद बोझ बढ़ने जा रहा है? स्लैब्स के हवाले से बात हो रही है कि स्लैब्स को कम किया जाएगा, इस पर हुकूमत ने बात मान ली आईएमएफ की? देखिए शहजाद साहब, बहुत सी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग बड़े बड़े लोगों ने पिछले चंद दिनों के अंदर की है। एंड मुझे तो यकीन माने अफसोस हुआ कि किस तरह से वो लोगों की इंटेंशन और मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। अब जहां तक सैलरी क्लास की बात है, मैंने आपसे पहले कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस कमिटेड कि हमने तनख्वाहदार तबके को प्रोटेक्ट करना है। उसके अंदर यहाँ पे इस किस्म की खबरें भी चलती रही कि शायद 40-50% सैलरी ब्रैकेट के जो हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट है उसका रेट किया जा रहा है। किसी ने कुछ बात की, किसी ने कुछ बात की। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक कॉन्शियस एफर्ट होगी कि हम अपनी जो टैक्सेशन की इंसिडेंस है सैलरीड क्लास के ऊपर कम करें। जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रोटेक्शन करें। बिस्प के अंदर अपनी रिसोर्स एलोकेशन को बढ़ाएं, फिस्कल स्पेस हुकूमत को छोटा करके। नहीं, मुझे थोड़ा स्पेसिफिकली बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि सैलरी क्लास को आप चाह रहे हैं कि इंसेंटिवाइज करें, उस पर कम करें उल्टा टैक्स का बर्डन, ये करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि जिस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू टीवीज पे और सोशल मीडिया में चल रही थी, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शन है कि हमने जो तनख्वाहदार तबका है उसको जिस हद तक हो सके हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, और खास तौर पे जो लोअर ब्रैकेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इसमें मसला ये अली परवेज मलिक साहब, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, दूसरी तरफ आईएमएफ का एक प्रोग्राम है जो हमें चाहिए, और आईएमएफ पिछले साल भी ये इस पे प्रेशराइज करा था, हमने वो प्रेशर बर्दाश्त किया और हमने सैलरी क्लास का जो स्लैब है उसको उस तरीके से नहीं चेंज किया जिस तरीके से आईएमएफ चाह रहा था। अब आपने देखा हो शायद जियो न्यूज़ पे एमकेआर फाउंडेशन की पूरी एक कैंपेन चल रही है कि हमारा जो टैक्स का निज़ाम है वो नाइंसाफ़ी पे मबनी है। सैलरी क्लास 300 अरब रुपए के टैक्स देता है, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इतना टैक्स नहीं देता, हमारा पूरा जो रिटेल होलसेल सेक्टर है वो सिर्फ 71 बिलियन टैक्स देता है, जो कि बहुत कम है सैलरी क्लास से। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर कंट्रीब्यूशन 18% है तो उससे जो टैक्स लिया जाता है वो कई गुना ज़्यादा है। तो इसको हमने एक इंसाफ पे मबनी टैक्सेशन निज़ाम बनाना है, और आपने खुद देखा है इस महंगाई की वजह से जो कि 25 से 30% रही है औसतन पिछले 2-3 साल में, सैलरी क्लास तो बेचारा पिस गया है। तो ये आप अश्योरिटी दे रहे हैं कि इन पे कोई मजीद टैक्स नहीं लगने जा रहा? शहजाद भाई, मैंने आपसे कहा है कि जी हमें आइडियलिज्म से बाहर निकलना है, हमें इस तकलीफ का एहसास है। हमने यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपके सामने ले डाउन किया है कि देयर विल बी नो होली काउज, हम सारी इनकम्स के ऊपर जिस हद तक हो सकेगा कोशिश करेंगे कोई कुछ प्रोग्रेस करें। अगर उसकी वजह से कोई 19-20 किसी के ऊपर एडिशनल लोड आता है तो इट इज नॉट ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट इज बीइंग प्रीच्ड इन द सोशल मीडिया स्पेस। मैंने आपसे इतनी गुजारिश की, एंड हम इन सारी चीजों का, हम लोग भी जो हैं, देखें हम भी प्रोफेशनल सर्कल से आए हैं, मैंने भी 6-7 साल बैंक के अंदर नौकरी की है। हम लोग सब जानते हैं हलकों के अंदर जो सियासत करते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन के दौर के अंदर किस तरह से तनख्वाहदार आदमी की जो आमदनी है, परचेजिंग पावर है, वो इरोड हुई है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ हम हर हद तक कोशिश करेंगे कि जहां तक प्रोटेक्शन हो सके, जहां तक उसके अखराजात हो सके कर सकें, भरपूर करेंगे। बट मैं किसी आइडियलिज्म की दुनिया में या गलत उम्मीद किसी को लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पोजीशन में बैठा हूं और मैं पाकिस्तान लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कल आपने आपके लिए भरपूर कोशिश करूंगा। आपका कल जो बयान था उसमें आपने इस बात का जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि तिजारत हो, स्टॉक मार्केट हो, ज़राअत हो, इस शोबे की जांच इस वक्त की जा रही है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट के हवाले से जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 40-45% तक लगाया जा सकता है? क्योंकि अभी आज ही नवाज शरीफ साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में बड़ा इजाफा हो रहा है, और हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई है स्टॉक मार्केट में। तो क्या इसको इंसेंटिव के तौर पे आप देंगे या अब टैक्स वहाँ पे बढ़ा देंगे, जिससे शायद हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही हो, क्योंकि हमारे वैसे ही कंसर्न होता है फॉरेनर का कि पता नहीं करेंसी कितनी डिप्रिशिएट होगी, तो क्या यहाँ पे टैक्स बढ़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे? शहजाद भाई, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा मैं किसी एक पर्टिकुलर टैक्सेशन के मेजर के ऊपर बात करूं, पर मैं आपसे जो गुजारिश करूंगा वो ये है
कि देखें स्टॉक मार्केट जो बड़ी है उसके पीछे समझें ये स्टेबिलिटी और जो रास्ता हमने तय करने की कोशिश की है ना आईएमएफ की शराकतदारी के साथ, इससे वो दिवालियापन का खदशा खत्म हुआ है। और अब जिस जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की बेहतर मैनेजमेंट के साथ महंगाई नीचे आ रही है, लोगों की ये उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होंगे और इसलिए आपको बॉयंसी स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है। जहां तक स्टॉक मार्केट की टैक्सेशन है, जहां तक उसके ऊपर कैपिटल गेन्स की टैक्सेशन की बात है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम मुनसिफाना अंदाज के अंदर, एक फेयर अंदाज के अंदर हम चाहेंगे कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अपनी शेयर के मुताबिक कंट्रीब्यूट करे। और उसके बाद जो आज हमारी एक बुनियादी एक फॉल्ट लाइन बन गई है, जो आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12-13% का है और टैक्सेशन का लोड 60-70% का कैरी करता है, जिसकी वजह से आज सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, एक कंपेटिटिवनेस उनकी इरोड होगी। अगर इसको हमने रिकैलिब्रेट करना है, रिड्यूस करना है, तो मुझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना अली साहब, जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप कह रहे हैं कि मुनसफाना होना चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है जिसमें स्टॉक मार्केट भी आता है, 1-2% भी वहाँ पे बढ़ा ले, मैं मफरूजा दे रहा हूँ, तो वो भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा शायद 1% भी नहीं इकट्ठा करता, रियल स्टेट हमारा 0.3% टैक्स इकट्ठा करता है। अब आप सारी बातें ठीक कह रहे हैं, बट उसमें मैंने आपसे पहले जो गुफ्तगू इब्तिदाई में की कि कुछ चीजें फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी या उनकी परव्यू में नहीं आती, तो वो हमें सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर करना पड़ेगा। पर जो वफाकी हुकूमत है वो बिल्कुल कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस या जो टैक्स नेट से बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए बढ़ाएगी, और जो लोग फाइल करते हैं कानून के मुताबिक एक ईमानदारी के साथ अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उनके ऊपर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की होगी। दिस इज दैट प्रिंसिपल जिसके ऊपर आप इस बजट को, जो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते के अंदर पेश हो जाएगा, आप शहबाज शरीफ साहब के एफर्ट्स को इवैल्यूएट करिएगा, और अगर उसके अंदर कोई कमी नजर आई, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट ये जो एक स्पेकुलेशन हो रही थी कि जीएसटी भी 1% से बढ़ सकता है, ये भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं गरीब आवाम को सोचना है और कोई हमने ऐसा टैक्स नहीं लगाना जो कि गरीब आवाम पे असर करे। फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमने देखें, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है वो रिग्रेसिव होती है, गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ ज्यादा होता है। तो हम डायरेक्ट टैक्सेशन लोगों की आमदनियों को मैप करके एंड मोर सो आउट ऑफ ये जो आपकी इन्फोर्समेंट एक्शंस, लेस सो ऑन न्यू रेवेन्यू मेजर्स, इंशाल्लाह ताला इसको अपना जो रोड मैप है आईएमएफ की शराकतदारी के साथ अप्रूव करवा के इसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम फुली अवेयर, मैंने भी छोटी मोटी इकोनॉमिक्स की डिग्री की है, हालांकि जो मीडिया के ऊपर लोग बातें करते हैं शायद उनसे थोड़ी ज्यादा ही की हो, पर मेरे से अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो मैं उसके ऊपर आके रेमेडी करने की कोशिश करेंगे। जब पार्लियामेंट के अंदर बजट ले होगा तो इंशाल्लाह ताला उनके मशवरे के साथ हम उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। प्लीज हम लोगों की ईमानदारी, लोगों की हुब्बुल वतनी को जब चैलेंज करते हैं ना सोशल मीडिया पे बैठ के, तो इट इज वेरी डिस्करेजिंग फॉर पीपल। एंड आप जैसे जिम्मेदार लोग जो हमेशा एक अच्छी साफ सुथरी सहाफत करते हैं, उनको इन चीजों को भी आपको बिल्कुल शन करना चाहिए और उनकी तरफ भी उंगली उठानी चाहिए। मैं इसीलिए एग्जैक्टली मैं यही चाह रहा हूं ताकि कुछ पॉलिसी इश्यूज पे बात हो जाए, एक मुनसिफाना हमारे सामने टैक्स का निजाम हो, इस्लाहात हो उसमें। मैं आई विल कम बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, मुझे अगर इसका एक दफा जवाब दे सके कि 2000 अरब रुपए जमा करने के लिए नए टैक्सेस लगा रहे हैं, एग्जेम्पशंस खत्म कर रहे हैं, डू यू थिंक ये पॉसिबल है? या क्योंकि अभी हमने, आप खुद कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ग्रोथ की तरफ जाना है हमने, वो कैसे होगी ग्रोथ अगर हम 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे तो? अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि देखें, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि आपके पास क्या चॉइस है कि ना आप ना करें। आप आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप को रिस्क करना चाहते हैं तो वो तो नहीं है ना। पहले प्लीज अंडरस्टैंड हाउ दिस इक्वेशन इज गोइंग टू वर्क। अब उसके बाद जो इंक्रीज है वो तो मैं उस पे चैलेंज भी नहीं कर रहा हूं, वो तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ क्वेश्चन है इस वक्त। वी डू नीड अ प्रोग्राम, बट मैं ये कह रहा था कि उस पे आगे ये बात कर रहा हूं कि देखिए उसके बाद कुछ आपको ऑटोनमस इंक्रीज ग्रोथ की वजह से और आपको इन्फ्लेशन की वजह से आएगी, उससे आपको थोड़ी स्पेस मिलेगी और उसके बाद ऑब्वियसली आपको रेवेन्यू मेजर्स नए लाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ अपनी कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट को बेहतर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री एफर्ट्स व्हिच विल लीड यू टू दैट टारगेट। आप दुआ करें कि जिस नियत के साथ ये हुकूमत काम कर रही है अल्लाह ताला खैर रखे और हम पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। जैसे कि आप कह रहे हैं मुनसिफाना टैक्स का निज़ाम होना चाहिए जिसमें ये ना हो कि एक तबके के ऊपर, एक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बोझ हो, दूसरे पे कम हो, ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, इसमें ये रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।